हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न चैनल। आज हम लोग प्रीलिम्स 2020 के जनरल स्टडीज पेपर 1 जो बोलते हैं उसका 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। एफडीआई बेसिकली आपको पता होगा, कुछ टाइम पहले कमेटी बैठी थी जिसने बताया एफडीआई वो है जो 10% से ज़्यादा स्टेक लेके किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म रहने का संभावना ज़्यादा है, उसको एफडीआई बोल देंगे। उससे लेस जो भी आ रहा है उसको हम लोग एफपीआई में क्लासीफाई करेंगे। इस लॉजिक से एफडीआई को डिफाइन किया गया। पहले प्रोविजन अलग था, अब प्रोविजन अलग है। अब पढ़ते स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन अ लिस्टेड कंपनी। बोल सकते हैं पर नहीं, इतना एक्यूरेट नहीं। इट इज लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ये बिल्कुल सही बात है। इससे देखिए, अगर कोई एफडीआई अपने को दे रहा है तो अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कोई लाइबिलिटी नहीं बन रहा है जिस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर। वो खाली बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस कर रहा है। मेनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ज्यादा काम करता है। तो इट इज नॉट नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो होता है। ठीक है, प्लीज आंसर। फिर 2 नंबर क्वेश्चन ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर में क्रॉस दिया है, कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ है, इसलिए ये क्वेश्चन को ऑप्ट आउट किया गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है? द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। एक का बात है क्रूड ऑयल। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट एक तरह का ग्रेड है क्रूड ऑयल के लिए, जो वर्ल्ड का ऑयल का प्राइस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी non-financial debt includes which of the following? Non-financial debt: housing loan owed by the households, amount outstanding on credit cards, treasury bills. What is the answer? तीनों ही सही है। तीनों जो है वो नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के अंदर आता है। डी इज द आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, आईएईए बेसिकली क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करता है? न्यूक्लियर सेफ्टी प्रमोट करता है और कोशिश करता है कि मिलिटराइजेशन ना हो न्यूक्लियर पावर का। ये की फंडा है और सिविल पर्पस पे ज़्यादा रेगुलेट करता है, मिलिट्री पर्पस पे ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। अपने पढ़ते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट सही होगा। सम यूज यूरेनियम अदर यूज थोरियम। अभी तक ऐसा कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ, इंडिया में थोरियम ज़्यादा है, यूरेनियम हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। सम यूज इम्पोर्टेड यूरेनियम अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। ये ज़्यादा सही लग रहा है। सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन एंटरप्राइजेज अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइज कोई ऑपरेट नहीं कर सकता इंडिया में। इंडिया में फॉरेन फॉरेन एंटरप्राइज ऑपरेट नहीं कर सकता। इंडियन गवर्नमेंट ये ऑपरेट करती है न्यूक्लियर सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। समझ रहे हो ना आप? तो सी इज गलत डेफिनेटली। सम आर स्टेट ओन्ड अदर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड तो है ही नहीं, तो डी तो हटा ही दो। इसका आंसर है बी। हम लोग बी के संग जाएंगे। इसमें देखिए, ए से सबसे अच्छा बी है, तो ए और बी में तो बी राइट आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। बिल्कुल सही बात है। ट्रिम्स का बेसिकली मतलब क्या है कि हम लोग ट्रेड से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पे क्या रेगुलेशन है, वो इस मेजर्स के थ्रू होता है। ठीक है। सेकंड क्या? दे अप्लाई ऑन टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। बात गलत है। थर्ड क्या है? दे आर नॉट कंसर्न्ड विद रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये वाला बात सही है। आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट संबंधित नहीं है भाई ये बात। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इट नॉट डू? बेसिकली आइडिया क्या है? आरबीआई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, माने मार्केट में पैसा डाल रहा है, एकोमोडेटिव स्टांस ले रहा है आरबीआई, तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है? कट एंड ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कर सकता है आरबीआई। नॉट पूछा है, नॉट पूछा तो ये आंसर नहीं होगा, पर ये आरबीआई कर सकता है। नॉट डू बोला तो ये तो कर सकता है। सेकंड क्या है? इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अगर आरबीआई करता है तो इसका मतलब क्या है? आरबीआई बैंकों को पैसा देने के लिए, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या है? बैंकों को पैसा देने के लिए आरबीआई का प्रोविजन है जिससे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन वो लोग कर सकते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज सही। ये आरबीआई काम करेगा, इंक्रीज सॉरी आरबीआई डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ये आंसर के हिसाब से सही हो जाएगा। नॉट पूछा है। कट क्या? कट द बैंक रेट रेपो रेट। अगर बैंक रेट रेपो रेट आरबीआई करता है कट, इससे क्या होगा कि बैंक जो है लोअर रेट पे लोन दे पाएगी मार्केट में, इससे मार्केट में पैसा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल मेजर है जो आरबीआई कर सकती है। तो नॉट में वाला बात भी गलत हो जाएगा। ये कर सकती है तो ये नॉट में गलत हो जाएगा। आंसर है टू ओनली। बी शुड बी द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्कर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज व्हाइल डिक्रीज्ड इन रूरल एरिया। ये बात गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज्ड। ये वाला बात गलत है। देखिए, स्टेडीली नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा बढ़ सकता है कि अभी घटा, फिर हल्का घट गया, फिर बढ़ गया, और स्टेडीली नहीं बढ़ा है। इसे टू गलत है। अब वन और टू गलत है, तो ये हट गया, अपना बी और सी बचा। अब पढ़ते हैं 4 नंबर स्टेटमेंट क्या है?
द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ये वाला बात सही है, तो ये सही है, तो अपने पास बी आंसर आ गया, मतलब 3 भी डेफिनेटली सही है, आंसर है बी। देखिए उस टाइम का सवाल है ये, उस टाइम ये करंट अफेयर्स में चल रहा था, इकोनॉमी एनालिसिस के ऊपर चल रहा था ये बात, इसलिए इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आया। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ये वाला बात गलत है। शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट डिलीवरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादातर 75% कहीं ना कहीं रीजनल रूरल बैंक का प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कोटा होता है, और उसमें मैक्सिमम वो एग्रीकल्चर को ही देता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को फंड नहीं कर पाते जितना कि रीजनल रूरल बैंक करता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्लियर कट बात। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी जो है, भले ही वो परसेंटेज वाइज इतना ज़्यादा नहीं करता हो, पर वॉल्यूम वाइज बहुत ज़्यादा करता है, तो नेट वैल्यू के टर्म्स में भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो मोर क्रेडिट लेन करता है एग्रीकल्चर को देन द कोऑपरेटिव, जिसका स्केल बहुत कम होता है, छोटा स्केल होता है, इसलिए इसका आंसर 1 गलत है। सेकंड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इज टू प्रोवाइड फंड्स टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है, यही पर्पज के लिए इसको बनाया गया था, इसी को प्रमोट करने के लिए, आंसर है बी। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड पूछा है, इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस, अब देखिए साइबर क्राइम बढ़ गया है, साइबर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगा, ऑनलाइन कोई क्राइम करके आपका पैसा छीन लिया, कुछ सामान खराब कर दिया, तो आपको इंश्योरेंस चाहिए ना भाई, तो उसके लिए प्रोविजन आया था, इसमें पढ़ते क्या क्या सही है। कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर, ये वाला सही है। कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रेंट विलफुली डैमेजेस इट, भाई ये तो गलत है ना, आप बोल दो कोई भी ना कंप्यूटर तोड़ के चला गया, हम प्रूव कर देंगे, तो कंप्यूटर का पैसा थोड़ी ना दे देगा यार, इंश्योरेंस का मतलब ही क्या हो गया। तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस, यस ये काम कर सकते हैं, आपको लगा नुकसान हुआ, आप कंसल्टेंट को हायर कीजिए, वो आपका कॉस्ट लॉस मिनिमाइज कर देगा, तो वो काम कर सकते हैं। फोर्थ क्या है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट, ये भी बिल्कुल बात है, अगर इसके कारण कोई लीगल झमेला हो गया तो वो भी कवर होना चाहिए ना इंश्योरेंस के अंदर, तो 134 इज द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट, बी इज द आंसर। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, उस टाइम के आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए, वैसे नहीं पता तो कोई दिक्कत का बात नहीं, अभी सवाल कभी नहीं पूछेगा। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल है, इसको ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगा, जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका, और प्लस आपको आंसर की भी उसमें टिक लगे रहेंगे, प्लस लास्ट में एक ऐसा पेज अटैच रहेगा जिसमें आपको आंसर की देखने में मिल जाएगा। और ये यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल है जिसपे आप ये सारा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करने के लिए और सारे प्रीवियस क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे जुड़े रहे। अब हम लोगों ने 2018 और 2019 का प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और प्लस हमने सीसेट का भी 2020 और 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। के बाद हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर्स के सारे डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।